हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? हम आपको लोक प्रशासन पढ़ा रहे थे। लोक प्रशासन के हमने आपको 11वां अध्याय पढ़ा दिया था फ्रेंड्स। अब हम आपके लिए लेकर आज 12वां अध्याय जो कि अंतिम है। ठीक है फ्रेंड्स, लोक प्रशासन का 12वां अध्याय पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण का क्षेत्र। ठीक है, लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स बता दो, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी जैसे यूपीएससी आरपीएससी फाइट करो, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये वीडियो। हर एक किसी के लिए मददगार है। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक स्टूडेंट के लिए भी मददगार है। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं कि लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्षेत्र कहाँ तक होता है फ्रेंड्स। नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय है कि उच्च अधिकारी के ध्यान से, ठीक है, उच्च क्षेत्र से जिसके अंतर्गत वह संगठन में अधीनस्थों को सफलतापूर्वक व कुशलतापूर्वक नियंत्रित करता हो। ठीक है, किस चीज़ से फ्रेंड्स? उच्च चीज़ से है कि उच्च जो अधिकारी होता है वो संगठन में अधीनस्थों को सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक नियंत्रित करता किस तरह से है, ये उसका नियंत्रण का क्षेत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र पर विभिन्न विचार कौन कौन से फ्रेंड्स? हैमिल्टन के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड? हैमिल्टन के अनुसार उच्च अधिकारी जो होता है वो 3 से 4 अधीनस्थ अधिकारियों को नियंत्रित करता है। एक जो अधिकारी होता है वो 3 से 4 अधीनस्थ अधिकारियों को नियंत्रित करता है, वो हैमिल्टन के अनुसार। इसके बाद ग्रेक्यूनास के अनुसार 5 से 6 व्यक्ति को हैंडल करता है। ठीक है, 5 से 6 व्यक्ति को हैंडल करता है ग्रेक्यूनास के अनुसार। यूजीसी के अनुसार एक प्रोफेसर है वो 10 से 12 विद्यार्थियों की कुशलता से पढ़ा सकता है, कम से कम। ये सर्वे में बताया गया है कि यूजीसी के अनुसार एक प्रोफेसर है वो 10 से 12 विद्यार्थियों को कुशलता से पढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देवराज के अनुसार। देवराज के अनुसार 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 अधीनस्थ हो सकते हैं। ठीक है, उनको हैंडल कर सकता है कोई भी उच्च अधिकारी वगैरह होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषता की जब बात करते हैं उसमें क्या होता है कि ये सिद्धांत भी है वो पद सोपान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो पद सोपान से जुड़ा हुआ है। यह उच्च अधिकारी के नियंत्रण पर ध्यान का क्षेत्र है। ठीक है, उच्च अधिकारी के नियंत्रण या ध्यान का क्षेत्र है। इसका संबंध गुणवत्तापूर्वक कार्य और प्रशासनिक कार्य कुशलता से है। ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र जो है वो विभिन्न कार्यों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे पहला कारक है कार्य की प्रकृति, व्यक्तित्व, स्थान, प्रत्यायोजन और सुविधा। ठीक है, नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो किन कारकों पर प्रभावित होता है? तो वो ये इन कारकों पर प्रभावित होता है। पहला है कार्य की प्रकृति, व्यक्तित्व, स्थान और प्रत्यायोजन सुविधा। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इनको प्रभावित करता है, प्रभावित यानी कि कारक है वो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फ्रेंड। तो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक हम आपको भी पहले ही हमने पढ़ा दिए, कार्य की प्रकृति, व्यक्तित्व, स्थान और प्रत्यायोजन। ठीक है, तो इनकी डिटेल देखते हैं हम क्या है। सबसे पहला आता है कार्य की प्रकृति। ठीक है, कार्य की प्रकृति आती है, इसमें क्या होता है कि उच्च अधिकारी व अधीनस्थ की कार्य प्रकृति समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के कार्य की प्रकृति अलग अलग है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। ठीक है, इनकी प्रकृति जो कार्य की जो प्रकृति है दोनों के उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के समान है तो क्षेत्र है वो अधिक होगा, और अलग अलग है तो वो कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं उनके स्थान की बात करते हैं। तो होता क्या है कि यदि उच्च अधिकारी व अधीनस्थ के मध्य भौगोलिक दूरी है या वे अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, और यदि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, यदि अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं तो उनका जो क्षेत्र होगा, नियंत्रण का क्षेत्र होगा वो कम होगा, और यदि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो उनके नियंत्रण का जो क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। ठीक है, अब व्यक्तित्व की जब बात करते हैं फ्रेंड, तो व्यक्तित्व में होता क्या है? तो व्यक्तित्व में यदि उच्च अधिकारी जो होता है वो बुद्धिमान व सक्रिय और कार्यकुशल है तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, और यदि उच्च अधिकारी अकुशल, निष्क्रिय, आलसी है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना अधिक सक्रिय होगा उसका इतना ही अधिक नियंत्रण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आयु की बात करते हैं। आयु में क्या होता है कि यदि उच्च अधिकारी संगठन में नया है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। नया कोई ज्वाइनिंग है किसी की तो उसके नियंत्रण का क्षेत्र वो कम होगा। यदि उच्च अधिकारी अनुभवी है तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यायोजन सुविधा। प्रत्यायोजन सुविधा में क्या होता है कि यदि संगठन में प्रत्यायोजन सुविधा है तो उच्च अधिकारी का कार्यभार कम होगा तथा नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, उच्च अधिकारी जो कार्यभार होगा, यदि संगठन में प्रत्यायोजन सुविधा है, प्रत्यायोजन की सुविधा है तो उच्च अधिकारी जो होता है उसका कार्यभार कम होगा, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि संगठन में प्रत्यायोजन सुविधा नहीं है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पारिवारिक परिस्थितियाँ। पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसे होती है फ्रेंड्स? तो यदि उच्च अधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियाँ सकारात्मक है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि उच्च अधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियाँ नकारात्मक है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो उसकी मानसिकता पर डिपेंड भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
पर्यवेक्षक की तकनीक की बात करें हम, तो पर्यवेक्षक तकनीक में होता क्या है कि यदि उच्च अधिकारी की परीक्षण की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करता है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, जैसे CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। यदि उच्च अधिकारी पर्यवेक्षण की परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसका नियंत्रण क्षेत्र कम होगा। ठीक है, यानी कि कोई पर्यवेक्षण है, यदि वो डिजिटल जो चीज़ें हैं, आधुनिक जो तकनीक है उनका इस्तेमाल करता है, जैसे CCTV हो गई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हो गया, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम हो गया, इनका उपयोग करता है तो उनके जो नियंत्रण का क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। और यदि वो अपने परंपरागत तकनीक का यूज़ करता है तो उसके नियंत्रण का क्षेत्र होगा वो कम होगा। ठीक है, पद सोपान के स्तर की बात करते हैं तो यदि संगठन में पद सोपान के स्तर अधिक होंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, और यदि पद सोपान स्तर कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पद सोपान के स्तर अधिक होंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, और यदि पद सोपान स्तर कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र है वो अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनहाउस के नियंत्रण के क्षेत्र पर विचार। ठीक है, ग्रीनहाउस के नियंत्रण के क्षेत्र पर विचार करते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रीनहाउस जो ग्रेक्यूनास है उसके नियंत्रण के अनुसार उसने ये जो लेख दिया है वो रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन 1933 में लेख दिया है, उसमें इसने ये इसके जो विचार हैं वो प्रकट किए थे। ठीक है, ग्रेक्यूनास ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र बताया। किसका क्षेत्र बताया फ्रेंड्स? ध्यान का क्षेत्र बताया। ठीक है, ध्यान का क्षेत्र बताया। ग्रेक्यूनास के अनुसार उच्च अधिकारी को अधीनस्थों की संख्या के बजाय अधीनस्थों के मध्य बनने वाले संबंध को नियंत्रित करना होता है। यह संबंध 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रेक्यूनास के अनुसार उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अधीनस्थों की संख्या के बजाय उनके मध्य बनने वाले संबंध को नियंत्रित करता है। ये संबंध 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है प्रत्यक्ष संबंध, जिसका सूत्र स्मॉल n है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष संबंध स्मॉल n से। प्रत्यक्ष समूह संबंध ज्ञात करें तो स्मॉल n इज छोटा कोष्टक -1। ठीक है फ्रेंड, स्मॉल n छोटा कोष्टक -1। और आड़े तिरछे संबंध की जब बात करते हैं तो आपको बता दूं कि स्मॉल n बड़ा कोष्टक 2, स्मॉल n -1 छोटा कोष्टक 1 और -1 बड़ा कोष्टक 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो -1 जो लिखा हुआ फ्रेंड्स, 2 छोटा कोष्टक -1 जो है n-1 वो 2 की घात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधीनस्थ के मध्य वाले कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करनी हो तो छोटा कोष्टक करेंगे n छोटा कोष्टक 2n ऑब्लिक 2 + n-1। ठीक है, 2n में जो n है वो 2 की घात है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अधीनस्थों की संख्या 5 है तो उनके मध्य कुल संबंध 100 होंगे। कितने होंगे? 100 संबंध होंगे। यदि अधीनस्थों की संख्या 5 है तो उनके मध्य कुल संबंधों की संख्या 100 होगी। यदि अधीनस्थों की संख्या 6 है तो उनके मध्य कुल संबंध की संख्या होगी वो 222। ठीक है, कितनी होगी? 222 होगी। यदि अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके मध्य संबंधों में कुल 122% की वृद्धि होती है, जबकि अतिरिक्त अधीनस्थ कर्मचारी उच्च अधिकारी की 23% अतिरिक्त सहायता करता है। ठीक है, निष्कर्षित अधीनस्थों की संख्या गणितीय रूप से बढ़ती है जबकि उनके मध्य संबंधों की संख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ठीक है, नियंत्रण के क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य या नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्वचालित मशीनों व तकनीकों का प्रयोग होता है, जैसे CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, विभिन्न मोबाइल ऐप आदि। ठीक है, दूसरा विशेषज्ञ संस्थाओं का उदय। तीसरा संगठन में पद सोपान के स्तरों की संख्या कम रखना। चौथा स्टाफ संगठनों का प्रभाव। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया नियंत्रण के क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य या नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या है। तो जो तकनीक है आधुनिक वो जिनमें CCTV, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, मोबाइल ऐप ये आ गए हैं। विशेष संस्थाओं का उदय आ गया, संगठन में पद सोपान के स्तरों की संख्या कम हो गई है और विभिन्न स्टाफ संगठनों का प्रभाव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये जो लोक प्रशासन के जो अध्याय थे हमने आपको 12 अध्याय पूरे पढ़ा दिए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और आपके जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा उनमें बहुत मददगार वीडियो साबित होगा फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।